नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। हर रोज़ हम आपको कई डॉक्टर्स से मिलवाते हैं, लगातार आपको हर तरीके के प्रॉब्लम्स के जो भी आपके समाधान है उसके बारे में बताते हैं। आज यह वीडियो है स्पेशली आई केयर पे, चूँकि हम हैं दृष्टि पुंज आई केयर हॉस्पिटल में और हमारे साथ हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी, उसके अलावा हमारे साथ है डॉक्टर वंदना तिवारी और हमारे साथ हैं डॉक्टर रत्नेश रंजन। सभी के सभी एक्सपर्ट्स हैं और मैम और सर द डायरेक्टर हैं इस हॉस्पिटल की। तो सबसे पहले हम सर से बात करना चाहेंगे। आपने नई शुरुआत की है और आपने कई सारे उपकरण भी लाए हैं, तो इन चीज़ों की शुरुआत आपने क्यों की है बिहार में? क्योंकि ऐसा तो कहा जाता है कि जब भी आई प्रॉब्लम होता है, कुछ भी होता है, तो लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं दिखवाने के लिए, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है बिहार में। तो ये चीज़ों की शुरुआत आपने क्यों? देखिए, किसी भी अच्छे इलाज के लिए 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण है। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तकनीक का ज़माना है और हर इलाज में नई नई मशीनें, इक्विपमेंट और तकनीक है। तो मरीज़ को क्या मिलना चाहिए? अच्छी तकनीक हो, जो चिकित्सक हों वो क्वालिफाइड हों, गुणवत्ता प्राप्त चिकित्सा उनका अनुभव हो, तो ऐसे उनका तकनीक अच्छी हो, इंस्ट्रूमेंट हो और डॉक्टर जो हैं वो क्वालिफाइड हो। तो हम लोग जो भी यहाँ काम कर रहे हैं, जैसे कि मरीज़ पहले जाते थे तमिलनाडु में शंकर नेत्रालय है या अरविंद आई हॉस्पिटल है, बड़े बड़े आँखों के संस्थान हैं, वहाँ जाते थे और ऐसी चिकित्सा सुविधा वहाँ उपलब्ध थी जो कि हमारे राज्य में उस समय नहीं उपलब्ध थी। तो उसके इलाज के लिए मरीज़ जाते थे। जब हमने अपना MBBS किया, उसके बाद ऑप्थेल्मोलॉजी में अपना स्पेशलाइजेशन किया, उसके बाद पहले हम खुद गए वहाँ, हम गए तमिलनाडु, हमने अरविंद आई हॉस्पिटल में ट्रेनिंग लिया, रेटिना डिपार्टमेंट है। जब हमने ट्रेनिंग लिया तो उस लक्ष्य के साथ ट्रेनिंग लिया कि हम वापस अपने राज्य में जाएंगे और जो चिकित्सा सेवा यहाँ उपलब्ध है उसको हम अपने राज्य में शुरुआत करेंगे। जब यहाँ आए और हमने शुरुआत किया और लोगों में उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि जिस इलाज के लिए लोग 3-3 दिन ट्रेन की यात्रा करके चेन्नई का रुख करते थे, वो चिकित्सा सेवा यहाँ उपलब्ध थी। तो मरीजों को बहुत लाभ होता था। आप एक इलाज कम खर्च में हुआ, इलाज के दौरान जो आपका बहुमूल्य समय बर्बाद होता था, फिर मरीज के 1-2 अटेंडेंट जाते थे, तो इस तरह से जो आर्थिक जो नुकसान होता था मरीज का वो कम होने लगा और तुरंत इलाज के चलते उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होने लगा। तो हमारे पास हमने अच्छी ट्रेनिंग ली और यहाँ आके हमने काम शुरू किया। अब दूसरी चीज़ हो गई टेक्नोलॉजी। जो अच्छी मशीन है, जो अच्छी टेक्नोलॉजी है, अगर उसमें हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। प्रिमिटिव और पुरानी मशीनों से पर्दे का इलाज संभव नहीं है। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि जो दुनिया में जो भी अच्छी टेक्नोलॉजी है, जो इंडिया के किसी भी कोने में उपलब्ध हो, हम भी वो अपने मरीजों को उपलब्ध कराएं, ताकि मरीज को बेहतर चिकित्सा सेवा मिल सके, उसको आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसका लाभ मिले। और साथ ही साथ हमारे जो मैं खुद हूँ या हमारे चिकित्सक सहयोगी हैं, वो लगातार इस बात का प्रयास करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, रिसर्च पब्लिकेशन, पेपर पढ़ना, कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका बाहर जाकर ट्रेनिंग लेना, ताकि हम खुद अपडेटेड रहें और हमारे इंस्ट्रूमेंट भी अपडेटेड रहें, ताकि जो दुनिया की बेहतरीन सेवा है वो हम अपने मरीजों को यहाँ उपलब्ध करा सकें। दूसरा सवाल मैं डॉक्टर वंदना आपसे पूछना चाहूँगी, रेटिना के कितने प्रॉब्लम्स आपने देखे हैं, कितने टैकल किए हैं? और लोगों में ये थोड़ी घबराहट होती है, क्योंकि आँख बहुत अहम हिस्सा होता है, यही नहीं रहे तो हम देख ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में उन लोगों से आप कैसे डील करती हैं जो घबराते हैं, उसके अलावा उनको पता नहीं होता डिटेल इन्फॉर्मेशन, इन लोगों से कैसे डील करते हैं? देखिए, पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट किसी भी बीमारी का है उसका डायग्नोसिस करना, तभी हम इलाज कर पाएंगे बेहतर। तो पहला एम यही है कि डायग्नोसिस। इसी के लिए हम लोगों ने इतनी जो उपकरण लगा रहे हैं, जो नई नई तकनीक डेवलप करके और इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं, वो उसमें ही एक मतलब एडवांस इसमें उपलब्धि है हम लोगों के लिए। क्योंकि जो अभी हम लोगों ने जो इंस्ट्रूमेंट लगाया है, स्कैनिंग लेजर ऑप्थेल्मोस्कोप, उसमें क्या है कि आपकी पूरी रेटिना, यानी जो पर्दा, हिंदी में पर्दा जिसको बोलते हैं, तो वो पूरी की पूरी पर्दा एक ही बार में हम लोग को स्कैन करके वो दिख जाता है। तो अब ये डायग्नोसिस में हमारे लिए, क्योंकि पर्दे के पीछे क्या बीमारी है, अगर हम किसी पेशेंट को ये दिखाते हैं कि ये बीमारी है आपको और इसका इलाज ये है, तो ये बेहतरीन तरीके से हम अपने पेशेंट को बता सकते हैं कि ये बीमारी आपको है और इसमें ये इलाज करके आपको ये इम्प्रूवमेंट करके हम लोग देंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो आँखों में, रेटिना में बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। पर्दा उखड़ जाना, यानी रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। आँख के पीछे पर्दा जो है उसमें ब्लड आ जाना, जिसको विट्रियस हेमोरेज बोलते हैं।
तो इस तरह की बहुत सारी, इवन डायबिटिक जब पेशेंट होते हैं जो उनका रूटीनली चेकअप होना बहुत ज़रूरी होता है। उनके आँखों में पीछे पर्दे पे नए नए खून की नलियाँ बनती हैं, इवन सूजन हो जाती है आँख के रेटिना के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी तकनीक हमारे पास जो अवेलेबल हैं उनसे बेटर स्कैन होता है और पेशेंट को हम इस चीज़ को बता पाते हैं कि ये बीमारी आपको है और इसमें ये इलाज आपको कराया जाएगा। तो ये बेहतरीन, इन्हीं सब के लिए हम लोगों ने इतनी बेहतरीन उपकरण अभी लगाया है। तो इसके डॉक्टर रत्नेश, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आप भी चिकित्सक सहयोगी हैं यहाँ के, कैसे डील करते हैं चीज़ों को, और बेसिक्स जो है कैसे पता लगने लगेगा मुझे कि मेरे आंखें ख़राब हो रही है, खासतौर से रेटिना के प्रॉब्लम्स या फिर उससे बढ़कर प्रॉब्लम, तो बेसिक्स चीज़ें क्या हैं, कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि चलिए अब मेरी आँखें ख़राब हो गई है, मुझे जाके दिखवाने की ज़रूरत है। आँख की रोशनी के लिए 3 हिस्से होते हैं जिन पे बेसिकली रोशनी की क्लैरिटी डिपेंड करती है, कॉर्निया, लेंस और रेटिना। इन तीनों हिस्सों में कोई भी अफेक्टेड होता है तो पेशेंट की रोशनी पे फ़र्क पड़ेगा। और जब भी ऑब्वियसली किसी को अगर रोशनी पे प्रॉब्लम हो रही है तो इट मीन्स कि आपको जाके अब आँख का ट्रीटमेंट करवाना है या डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि कोई दिक्कत है या नहीं। अब जहाँ तक रेटिना की बात है तो रेटिना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आँख का होता है, जिसमें थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ा तो हमें उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और लेंस और कॉर्निया की जो प्रॉब्लम होती है यूजुअली हम उसको सही कर लें तो रोशनी पूरी वापस आती है, लेकिन रेटिना की ट्रीटमेंट में अगर देर हो जाती है, एक बार रेटिना स्ट्रक्चरली डैमेज हो जाता है तो फिर उसमें विजन को पूरी तरह से रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो रेटिनल प्रॉब्लम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है सही समय पे सही डायग्नोसिस हो ताकि हम सही ट्रीटमेंट कर सकें। तो स्पेशली कुछ चीज़ें रेटिनल प्रॉब्लम जो होती हैं जेनेटिक होती हैं, जो छोटे बच्चों में हो सकती हैं, जन्म के समय से ही होती हैं, या फिर रिफ्रैक्टिव एरर जो ग्रोइंग एज में या यंग पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज में अराउंड 40 इयर्स ऑफ एज पेशेंट्स को प्रेसबायोपिया होता है तो वो रिफ्रैक्टिव एरर हो गया। बट रेटिना के पेशेंट्स जो डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटीज़ अभी एक महामारी की तरह है, तो इसमें इसके पेशेंट्स जिनको 10 साल से ज़्यादा से डायबिटीज़ है वो एक तरह से 100% पेशेंट्स में रेटिना प्रॉब्लम डेवलप होता ही होता है। तो उन पेशेंट्स को सही समय पे उसकी जांच शुरू करवा देनी चाहिए ताकि अगर प्रॉब्लम स्टार्ट हो तो अर्लीस्ट स्टेज पे ट्रीटमेंट और विजन लॉस को प्रिवेंट कर सकें या विजन लॉस जो है वो मिनिमल हो सके। और उसके बाद भी जैसे पर्दा उखड़ना हुआ या और भी ब्लीडिंग किसी दूसरे रीजन से भी होती हैं जिनका सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, तो वो भी सही समय पे होने पे सही रोशनी वापस आ सकती है। सर, आपने बहुत दिनों से इन चीज़ों को संभाला है, आपका एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा रहा है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं एक हॉस्पिटल खोलने में, फिर चीज़ों को अरेंज करने में? कोविड आया, कोविड के टाइम में बहुत नुकसान हुआ सभी डॉक्टर्स के भी, ऑब्वियसली डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी रहे हैं फुल टाइम, लेकिन कोविड के कारण जो इन चीज़ों पे से ध्यान लोगों का हट गया, जिनके आँख में बीमारी भी होगी वो नहीं आते होंगे दिखवाने, तो इन चीज़ों को आपने कैसे संभाला और फिर से वापस ट्रैक पे कैसे आए? जी देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने और ये वाकई में बहुत ही चैलेंजिंग समय है। इतना चुनौतीपूर्ण समय जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है, चाहे वो बड़ा से बड़ा विकसित देश हो या छोटा सामान्य अविकसित या गरीब राज्य हो, उनको ये समस्या बहुत परेशान कर रही है। और कोविड की प्रथम वेव आई देश में, फिर द्वितीय वेव आई, और प्रथम वेव आई तो हम सतर्क ज़्यादा थे, नुकसान कम हुआ, मन में भय या डर का वातावरण ज़्यादा था लेकिन हम सतर्क थे तो नुकसान कम हुआ। द्वितीय वेव में हमको लगा कि चलो अब वैक्सीन भी आ गई है, वैक्सीनेशन शुरू हो गया, ज़्यादातर लोगों को होकर ठीक हो गया है तो अब उतना नुकसान नहीं करेगा, तो हम थोड़े से कैजुअल हो गए और सब लोग हो गए पूरे देश में। इनफैक्ट जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लगा था, जो डॉक्टर थे या आम जनता थी, तो अचानक से केसेस तेज़ी से बढ़े और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कई लोगों ने व्यक्तिगत रूप से अपने घर परिवार को खोया, नज़दीकी रिश्तेदारों मित्रों को खोया, और हमने अपने चिकित्सा जगत के बड़े बड़े प्रतिष्ठित और बड़े बड़े डॉक्टरों को भी खोया, और बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण समय था। इस दौरान पूरे देश का सारा ध्यान सिर्फ कोविड मैनेजमेंट पर लगा हुआ था और बाकी बीमारियां छूट गई। तो जो सामान्य बीमारियां आँख में जैसे चश्मे की आवश्यकता है या मोतियाबिंद है, उसमें थोड़ा विलम्ब भी हो तो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट जिनके रेटिना में ब्लीडिंग हो रही थी, जो लेज़र से ठीक हो सकता था वो बीमारी बढ़ गई, या किसी का रेटिना डिटैचमेंट है, समय पर इलाज नहीं मिल पाया, वो घर से निकल नहीं पाए तो उनका रेटिना ख़राब हो गया, या हमारे पहले से ऑपरेटेड पेशेंट जो हैं वो पेशेंट अपना दोबारा फॉलोअप के लिए नहीं आ पाए तो किसी का आँख का प्रेशर बढ़ने के चलते नस को नुकसान हुआ। इस तरह की बहुत सारे चैलेंजेज हुए। हमने अपना प्रयास किया कि कोविड में अपने आप को, अपने स्टाफ को और लोगों को भी बचाते हुए कम से कम सारी इमरजेंसी सेवाएं देते रहे। जैसे किसी को आंख में चोट लग गई, आंख फट गई है
त्वरित उपचार करना है, उसने कहीं दूर दिखाया है पेरीफेरी में, तो हम लोग थोड़ा सा ऑनलाइन कंसल्टेशन करते थे कि अच्छा आप फ़ोटो खींच के मोबाइल पर भेजिए। हमने देखा कि नहीं, इस मरीज़ को तुरंत ऑपरेशन की आवश्यकता है, तो हम प्लान करके बुलाते थे, अच्छा आप ये जांच करा के आइए, सीधे आइए, ऑपरेशन करा के उसी दिन चले जाइए, ताकि मरीज़ को भी कहीं इधर उधर ना रुकना पड़े, तो उसको भी कोविड इन्फेक्शन होने का खतरा कम रहेगा और उसका इलाज भी हो जाएगा। उसी तरह से हमारे जो ऑपरेटेड मरीज़ हैं, फॉलोअप के मरीज़ हैं, फ़ोन पर हम लोग बात कर लेते थे, लगता है कि आना ज़रूरी है तो ही आए। तो ये कोविड पीरियड में हमने अपना वर्किंग टाइम घटाया, जो मरीज़ को अत्यंत आवश्यकता है उसी को बुलाया, उसी का इलाज किया। जो रूटीन केसेस थे उनको पोस्टपोन किया कि अच्छा आप अभी 1-2 महीना रुक भी जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से हमने कोविड स्प्रेड की चेन को रोकने में भी अपनी भूमिका निभाई, क्योंकि अगर हम लगातार भीड़ लगाकर काम करते रहेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। अपने आप को बचाया, ईश्वर की कृपा से हमारे स्टाफ भी सब बचे रहे, और धीरे धीरे अब देश ने लगता है कि द्वितीय लहर पर विजय पा ली है, और हम लोग सब सेंसिबल तरीके से अगर काम करेंगे, वैक्सीनेशन प्रोग्राम जिस तेज़ी से भारत सरकार और राज्य सरकार मिल के कर रही है वो होता रहेगा, और लोग सावधानी थोड़ी सी रखेंगे, तो हमें उम्मीद है कि तीसरी लहर नहीं आएगी और देश इस महामारी पर विजय प्राप्त करेगा, और हमारी अर्थव्यवस्था और कोविड के अलावा जो अन्य काम हैं, जो चाहे हेल्थ सेवाएं हैं या अन्य सेवाएं हैं, वो फिर से सुचारू रूप से वापस पटरी पर आएंगी। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी, चूँकि मनी बहुत मैटर करता है, और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो लोग डर जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के नाम से ही, क्योंकि बहुत चार्जेस लगते हैं, ऐसा उनके मन में ख्याल होता है, हालांकि उनकी बेहतरी के लिए ही होता है। तो ये आपके यहाँ कोई ऐसा स्पेशल प्रावधान कि जैसे जो लोग बहुत ही वीक हैं फाइनेंशियली, उनके लिए क्या स्पेशल आप कर सकते हैं या फिर करते हैं? लोग इस चीज़ के लिए हम लोग बहुत प्रयासरत रहते हैं कि नहीं, ये होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्राइवेट सेक्टर होना तो डेफिनेटली मनी तो एक फैक्टर है ही, क्योंकि उन्हीं के दिए हुए पैसे से ही हमारा हॉस्पिटल चलता है। तो ये आर्थिक रूप, लेकिन जो भी आर्थिक रूप से, निश्चित रूप से जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग होते हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ इलाज कराने के लिए, तो हम लोग उनको बोलते हैं कि अगर आप अपने इवन मुखिया लेवल के लोग या वार्ड से या आपके लोकल जो समाज सेवक हैं, उनसे आप अगर ये लिखवा के लेके आते हैं कि आप रियली नीडी हैं, ज़रूरतमंद हैं, तो हम लोग उनको अपने कम से कम में, जो कि हमारे कॉस्ट, यानी क्योंकि कोई भी मशीन चलती है तो उसका एक मिनिमम कॉस्ट होता है, तो एटलीस्ट उस कॉस्ट को कवर करते हुए मिनिमम में जो हम लोग उनको सुविधा दे सकते हैं, वो हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। इवन बहुत सारे हमारे 1-2 चैरिटेबल फंडिंग होती है, तो वो हम लोग उन लोगों से, पेशेंट से पैसे नहीं लेते हैं, मिनिमम में जो खर्च होता है और उस फंड से हम पेशेंट का इलाज भी करते हैं। तो ये मिनिमम, यानी कोई भी पेशेंट जो रियली नीडी है, वो अगर अपने वार्ड परिषद से, मुखिया से, किसी लोकल मिनिस्टर से या कुछ भी से आप लेके आ जाते हैं, तो हमारे तरफ से जितनी सुविधाएं हम दे सकते हैं, कम से कम में हम उपचार करने की कोशिश करते हैं। सर आपसे एक और आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आई स्पेशलिस्ट हैं आप, तो बेसिक सवाल ये है कि क्या मोबाइल फ़ोन कम यूज़ करने से हम बच सकते हैं थोड़ा, क्या कि हमारी आंखें बच जाएगी अगर मोबाइल फ़ोन हम कम यूज़ करें, या फिर कंप्यूटर स्क्रीन्स कम देखें? आधुनिक ज़िंदगी है आजकल, 21st सेंचुरी चल रहा है, सबके हाथ में फ़ोन है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, तो कैसे, क्या ये एक प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है? देखिए, कंप्यूटर पे काम करना या मोबाइल पे ज़्यादा काम करना, इससे कोई डायरेक्टली आपको डैमेज नहीं होता है। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं, लाइक अगर आप ज़्यादा देर कंप्यूटर पे या मोबाइल पे काम करते हो, यूजुअली वो ड्राइनेस ऑफ आई कॉज करता है, तो हमें उससे बचना है। तो उसके लिए बेसिकली आप जब भी सिस्टम पे काम करते हैं, मोबाइल पे काम करते हैं, आपकी ब्लिंकिंग, जो आँख बंद करने की प्रक्रिया है, वो कॉन्शियसली आपको करते रहना है। यूजुअली जब हम काम करने में लग जाते हैं तो आँख ब्लिंक नहीं कर पाते, जिसको गेजिंग कहते हैं, हम गेज करते रहते हैं और आँख ब्लिंक, और दैट कॉजेज ड्राइनेस। तो उसकी वजह से आँख में लाली या फिर आँख में बर्निंग सेंसेशन, ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो कॉन्शियसली ब्लिंक करना है, और हर आधे घंटे 40 मिनट के बाद 5-10 मिनट के लिए आपको ब्रेक लेना चाहिए, 5 से 10 मिनट का। और इन केस अगर जो नहीं, इतना करने के बाद भी अगर ड्राइनेस हो रही है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जिसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं, तो फिर वैसे केस में हमें ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स यूज़ करने चाहिए, स्पेशली उस ड्यूरेशन के दौरान। नॉर्मल ड्रॉप से भी वो समाधान है? इट्स लाइक क्वाइट सेफ ड्रॉप, तो उसको आप लंबे समय तक, दिन में 4 से 5 बार यूज़ करना है, लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें यूजुअली कोई साइड इफ़ेक्ट्स होता नहीं है। बाकी कई बार बच्चे जहाँ तक हैं, अगर मोबाइल पे ज़्यादा हो और कंप्यूटर पे ज़्यादा हो, तो एक तरह से उनका क्या होता है, आउटडोर एक्टिविटी कम हो जाती है, वो इंडोर एक्टिविटी में ज़्यादा रहते हैं। तो
इसकी वजह से ना कि मोबाइल और कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करने की वजह से, बल्कि आउटडोर एक्टिविटी कम करने की वजह से फिर उनमें रिफ्रैक्टिव एरर्स आते हैं और उनके चश्मे की ज़रूरत होती है। तो इन सारे प्रिकॉशंस के साथ साथ अगर वो प्रॉपर आउटडोर एक्टिविटी में भी टाइम स्पेंड करें तो यूजुअली इसके डायरेक्ट कोई डिसएडवांटेज या कंसिक्वेंसेस नहीं होते। यानी कि जो मम्मी पापा डायलॉग देते हैं कि फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने से तुम्हारी आंखें ख़राब हो गई है, मुझे भी सुनने को मिलता है। बिल्कुल, अगर आप गेमिंग कर रहे हो, वीडियो गेमिंग कर रहे हो, तो आप 2 घंटे घर में टाइम दे रहे हो, आप आउटडोर एक्टिविटी आपकी कम हो रही है, तो अल्टीमेटली वो फिर रिफ्रैक्टिव वो एरर मतलब कॉज करेगा। दूसरा तरीका है ना, ये डायरेक्ट तो नहीं अफेक्ट होता है। तो जितने लोगों का भी ये सवाल रहता है, आज मैंने ये सवाल पूछ दिया है। सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, आपने जो ये न्यू लॉन्चिंग किया है अपने टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट का, उसके बारे में लोगों को बताइए। चूँकि मैंने देखा था उत्तर भारत में पहला मशीन है, और मंगल पांडे जी भी आपके पास आए थे, स्वास्थ्य मंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो उन्होंने क्या मैसेज दिया है, और आपने जो ये स्क्रीनिंग की है, जो नया इंस्ट्रूमेंट लाया है, उससे क्या फ़ायदा होगा? जी देखिए, जैसे रेटिना है आँख का सबसे पीछे का भाग है। जैसे आँख की पुतली या लेंस में कोई बीमारी होती है, जो कॉर्निया और लेंस, तो सामने से दिखता है। नॉर्मल मरीज भी बोले कि सर मेरे आँख में सफ़ेदी आ गई है, मोतिया हो गया। रेटिना दिखता नहीं है ऐसे नॉर्मल आँखों से, तो उसको देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। सामान्य इंस्ट्रूमेंट तो हम लोग यहाँ बैठे बैठे डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से देख लेते हैं और बेसिक जानकारी मिल जाती है। रेटिना की 10 लेयर होती है, तो सारी लेयर को स्कैन करने का एक मशीन होता है, OCT मशीन बोलते हैं। अब OCT मशीन अनेक कंपनियों के आता है, और हमारे राज्य में भी 100 से ज़्यादा OCT मशीन अलग अलग जगहों पर सरकारी और निजी क्षेत्र में है। ये जो मशीन है, इस मशीन का ये एडवांटेज है कि ये मशीन स्कैनिंग लेज़र ऑप्थेल्मोस्कोप टेक्निक पर है, और इस एक ही मशीन से रेटिना का हर स्कैन, रेटिना की ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, OCT एंजियोग्राफी, फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी, ICG एंजियोग्राफी, ऑटो फ्लोरेसेंस, रेट्रो मोड इमेजिंग और वाइड फील्ड फंडस फोटोग्राफी, मतलब आँख के रेटिना की एक एक इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक मशीन के एक क्लिक से प्राप्त होता है। तो हमारे लिए अपने डायग्नोसिस, जो मरीज़ की आंखों में क्या बीमारी है वो जानना आसान हो जाता है। डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड डायग्नोसिस भी आसानी से पता चलता है। इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो मरीज़ को समझाने में बहुत आसानी होती है कि आप देखिए आपकी दूसरी आंख नॉर्मल है, इस आंख में ये खराबी है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ से लीकेज हो रहा है, यहाँ से पर्दा फटा हुआ है, या यहाँ स्वेलिंग हो गई है पर्दे में, यहाँ लेज़र की आवश्यकता है। तो इससे बीमारी की जानकारी, उसका डायग्नोसिस, इलाज के बारे में मरीजों को बताने में अत्यंत आवश्यकता मिलती है। मतलब इस मशीन की मदद से हम कोई भी रेटिना का डायग्नोसिस मिस नहीं कर पाएंगे, और मरीज का सही समय पर निदान होगा और अच्छा से अच्छा इलाज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी, इसके अलावा वंदना तिवारी और डॉक्टर रत्नेश रंजन, बार बार गलती हो गई इनकी नाम में, तो माफ़ी चाहूँगी। तो हम थे दृष्टिपुंज हॉस्पिटल में, आप सब भी देख सकते हैं, आपने तमाम बातों को सुना है, सबके लिए क्या सुविधाएं हैं और कैसे कैसे इलाज होता है। जो बेसिक्स थे आई प्रॉब्लम के, वो भी मैम ने पूछ दिए हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और भी इंटरव्यूज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।